नमस्कार। ऑफ द स्क्रिप्ट के इस नए नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के राजनीतिक घटनाक्रम पर। हम बात करेंगे आरक्षण रिफॉर्म आंदोलन पर। हम बात करेंगे वंदे मातरम के महासंग्राम पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री सुरेंद्र स्वामी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। सर, सबसे पहले हम आपको आपसे जानना चाहेंगे, जो ये जंतर मंतर पर आरक्षण रिफॉर्म आंदोलन हुआ, ये जी एक सवर्णों का गुस्सा था या बीजेपी के खिलाफ कोई आंदोलन है ये? नहीं, देखिए, इसको आपको एक पृष्ठभूमि में समझना होगा। आरक्षण अभी शुरू नहीं हुआ। आरक्षण तो जब से संविधान बना तब से आरक्षण है। उसको लेकर के कभी किसी को कोई इतनी परेशानी नहीं हुई। जी। लेकिन क्या होता है कि जब कोई भी व्यवस्था लगातार चलती जाती है तो वो उसमें, चूंकि हम तो एक लोकतांत्रिक देश हैं जी। और हमारे यहाँ पर वोट से सरकारें बनती हैं, तो उसमें क्या होता है कि पार्टियों पर दबाव आने लगते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, और उससे जो आरक्षण का रूप रंग है वो विकृत होने लगता है। उसमें विषमताएं आने लगती हैं और जो आपका उद्देश्य था वो लोगों को लगने लगता है कि आप उस उद्देश्य से भटक रहे हैं। और जब ये बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब लोगों को लगने लगता है कि इस समय जो आरक्षण का स्वरूप है वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप भी नहीं है, और वो लोगों में एक देश की तरक्की के अनुरूप में भी नहीं है, और वो आपस में लोगों के बीच में एक दीवारें खड़ी कर रहा है और एक लोगों के अंदर असंतोष की भावना को जगा रहा है। जैसे आप मान लीजिएगा कि एससी एसटी का आरक्षण है, वो अभी तक से है नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, कभी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब आपने ओबीसी भी आरक्षण कर दिया और वो आरक्षण का दायरा बढ़ने लगा, तो आप उस स्थिति में आ गए कि जब आरक्षण अपने आप में आरक्षित लोगों के लिए ही एक टूल बन गया। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डिप्टी कमिश्नर, आप कुछ भी कहिए, या बड़ा अधिकारी है या बड़ा व्यापारी है या बड़ा राजनेता है। उसका बच्चा बेहतर स्कूल में पढ़ता है, अच्छी शिक्षा लेता है, उसको सब फैसिलिटीज है, और उसी के समाज से आने वाला एक गरीब बच्चा जो नए अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहा है, नए अच्छी ट्यूशन कोचिंग ले पा रहा है, तो वो उनके बीच में इंटर से कंपटीशन है। तो आप बताइए कि जिसको आप चाहते थे कि जो शोषित है, वंचित है, क्या उसे उसका फायदा मिल रहा है अपने ही समाज में, अपने ही आरक्षण के दायरे में? नहीं मिल रहा है। तो अब आप कहेंगे कि इसको सवर्ण से क्या ऐतराज है? देखिए, सवर्ण समाज का एक हमेशा से एक रहा है कि पूरे समाज के हित में जो बात ठीक से चल रही है उसे चलने दीजिए, और इसीलिए ये इतने वर्षों तक आरक्षण चला। किसी ने कभी इसको लेकर के कोई इतना ऐतराज या इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन जब आरक्षण उस सीमा पर पहुंच जाए जहां पर आप अपने ही समुदाय में अपने ही इंटरेस्ट के लिए उस आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहें, तो वो फिर लगता है कि न्याय संगत नहीं। तो एक तो ये कारण हुआ कि एससी समुदाय में, एसटी समुदाय में जो आरक्षण है वो आपने एक कॉमन ग्रुपिंग कर दिया, शेड्यूल कास्ट। अब शेड्यूल कास्ट में कितनी सारी जातियां इस देश में, और राजनीति के चलते जो 600 थी वो 1200, उनकी संख्या ही बढ़ती, कोई गिनती ही नहीं रही अब। हर समाज कहता है मुझे एससी में लो, मुझे एसटी में लो, मुझे ओबीसी में लो, मुझे ओबीसी से एससी में करो, एससी से एसटी में करो। तो वो जब आप पर राजनीति हावी होने लगे, तो आपका जो एक आइडियलिज्म था संविधान में, जिस उद्देश्य आपका जो था, तो उस उद्देश्य में आपको ये लगेगा कि अब भटकाव हो रहा है। तो जैसे मैंने लेकिन एक सर, आपको उदाहरण दिया। जी, लेकिन सर, इसका हम पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या हाँ। बीजेपी को इससे नुकसान होगा या लाभ होगा? क्योंकि बीजेपी दो तरीके से फंसती नजर आ रही है। ना तो इसको खुल के बोल पा रही है, ना इस पे खुल चुप हो पा रही है। तो इस सामंजस्य को कैसे करेगी बीजेपी? इस असमंजस में जो पड़ी है, इससे कैसे निकलेगी? हाँ। नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि
अभी ये जो आंदोलन है, इसकी असली शुरुआत जो हुई थी, वो यूजीसी रोल बैक से हुई थी। हाँ। जो यूजीसी की गाइडलाइंस जारी की गई, उन गाइडलाइंस को कोई कानूनी जामा, मतलब उनको कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं थी। आप समझ रहे हैं ना? आपने जी एससी सर, अगर एसटी विरोध एक्ट नहीं होता बनाया। तो लोग कर भी देते ना। जी नहीं, एससी एसटी एक्ट आपने बनाया तो वो देश का कानून बना। अच्छा है बुरा है हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। लेकिन अगर आप एससी एसटी के प्रोविजंस यूजीसी गाइडलाइंस के नाम पर ओबीसी को भी लागू करा दें, तो फिर कैसे होगा? फिर दूसरी बात ये कि ओबीसी में तो देश के जो 90% मुसलमान है वो भी उसमें शामिल है। है ही। जो आपकी परिभाषा है उसमें तो वो भी शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक इस तरह का हथियार लेकर के आए कि कोई भी फिर तो सवर्ण ही रह गया। तो अगर अपर कास्ट का कोई बच्चा या बच्ची कॉलेज में पढ़ने जाता है, आप लव जिहाद की धमकी दे सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप अगर उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात करेंगे तो वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देगा। फिर जांच होगी, आप तो मारे गए, आप तो इस कॉलेज से स्कूल से निकल जाएंगे, लेकिन जांच होगी, पता लगा जांच ये तो झूठा आरोप था, तो आपका कुछ नहीं होगा। मतलब ये तो फ्री फॉर ऑल हो गया। तो ये सब जो नए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपने फॉलो किए, नए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी आपने फॉलो किए, और नए रूल ऑफ लॉ फॉलो किया। देश का कानून जो है उसको भी आपने फॉलो नहीं किया कि जब एस सी एस टी एक्ट की तरह ओबीसी का एक्ट नहीं है तो आप उसमें कैसे डाल रहे? तो वहां से ये चिंगारी लगी। जब वो वहां से चिंगारी लगी तो फिर नीट का रिजल्ट आया। फिर नीट के रिजल्ट में आपने देखा कि भाई रोहतक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के बाद 800 में से 4 नंबर लाने वाला और 800 में से 445 नंबर लेने वाला 7 एमएस का कोर्स करेंगे ऑर्थोपेडिक का। तो क्या फिर डॉक्टर बनेंगे? लोगों को लगने लगा कि भाई ये तो आरक्षण का स्वरूप नहीं था। फिर विद इन जो दूसरी और वो लोग थे उनको फिर ये लगने लगा। फिर आपने देखा एससी एसटी एक्ट बनाया मोदी जी ने, 1900 में उसको बहुत ज्यादा शक्ति दी। 19 से 24 तक आपने देखा कोई बहुत ज्यादा उसका विरोध नहीं था, क्योंकि सवर्ण समाज ठीक है भाई, कोई ऐसी विषय नहीं है, अगर वो दलित के हक में कोई कानून बना ठीक। लेकिन जब ये कानून वो जो था ना आपका एक दहेज 498 की तरह जब ये कानून बन गया कि लोग इस कानून को हथियार बना के यूज करने लगे, जो कानून ब्लैकमेल शुरू आपको कर दिए। संरक्षण देने के लिए था, उस कानून का उपयोग आपने शुरू कर दिया हथियार के रूप में दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए। पैसे अब बीस कमाने बीस के साल लिए। जी मुकदमे चल रहे हैं, लोगों को जेल हो रही है, फिर जेल से छूट रहे हैं, 97% लोग बरी हो रहे हैं, और इतने इतने साल तो आपका तो सारी जिंदगी कैरियर बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ कि उससे जब एक बात उठी यूजीसी से, तब धीरे धीरे सारी विसंगतियां सामने आने लगी कि भाई ये तो जो इसका स्वरूप था वो स्वरूप ठीक नहीं है, और इसलिए आरक्षण में रिफॉर्म्स करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि बीजेपी का क्या होगा? देखिए ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो सवर्ण समाज है उसके करीब करीब 80-85% वोट मिलते हैं। अगर 100 सवर्ण समाज वोट देने जा रहा है तो उसमें 80-85 भाजपा को वोट देते हैं। उसका जी। मुख्य कारण एक है धर्म का। एक धर्म भी उसका मुख्य कारण है कि भाई वो समझता है कि मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, ये सब मुझसे है, और अगर इसे मुझे बचाना है तो आज की तारीख में, मैं फिर कह रहा हूं आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है सब दलों में जो हमारे पूजा पाठ को, हमारे मंदिरों को जितना भी संरक्षण दे सकती है उतना उनसे हमें मिलेगा। मतलब चाहे लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन लोगों को पता है कि अगर दूसरे दल आएंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, हम इससे भी जाएंगे। मतलब इसका मतलब नहीं कि भाजपा पे लोग टोटली ये मान रहे हैं कि भाजपा हिंदुओं के लिए काम कर रही है, लेकिन जो सवर्ण समाज है वो ये मानता है कि वो जितना भी कर रही है अगर दूसरे दल आएंगे तो उनको उतना भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कल को राम मंदिर पे ताला ही लगवा दे, इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के इस रूपरेखा में अभी ये स्थिति मन में है
कि भाजपा को ये एहसास कराना है कि आप जो कर रहे हैं वो न्याय संगत नहीं है, वो तर्क संगत नहीं है, वो कानून के संगत नहीं है, और वो हमारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ है, समाज के विकास के खिलाफ है। देश में जो आप चाहते हैं कि हम 1947 में डेवलप विकसित राष्ट्र बनेंगे, उसके खिलाफ है। देखिए आज स्कूल 2047। बंद हो रहे हैं, लोग शिकायत, बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आपने सुना होगा कि भाई राजस्थान की सरकार, हरियाणा की या यूपी की सरकार क्या कर रही है, हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं। अरे भाई स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बच्चे नहीं जा रहे हैं। बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? पढ़ाने वालों को पढ़ाना नहीं आता। आज शिक्षा तो नहीं मिल एक गरीब से गरीब भी अपना पेट काट के सारी बचत करके अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। अब जब उसको ये मालूम है कि जिस स्कूल में बच्चा मैं भेज रहा हूँ सरकारी में, तो वहां टीचर को खुद ही नहीं आता, पढ़ाएगा क्या? अगर तो आप सवाल जीरो तो प्रतिशत सीधा सीधा सिस्टम पे है सवाल, सरकार को सोचना चाहिए ये तो बात। वो जी बंद जी, करने का तो कोई मत, थोड़ी है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब ये सब बातें लोगों को समझ में आने लगी, सारी बातें लोगों के सामने आने लगी, तो सवर्ण समाज ने ये नहीं कहा कि आप आरक्षण खत्म कर दी, उसने कहा हाँ, इसमें रिफॉर्म रिफॉर्म की। रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म की जो मांग है। आपका मूल उद्देश्य है, उस मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो ऐसा आरक्षण का स्वरूप कीजिए। तो इसलिए ये जो बात उठी, तो ये तो हम बात कर रहे थे कि बीजेपी को क्या नुकसान होगा। देखिए, जी। तो अभी जो सवर्ण समाज है, जो मैं रीड कर पा रहा हूं, वो ये है कि वो नाराज है, वो जी। दुखी है, और वो आक्रोश में है। जी। लेकिन अभी वो ये चाह रहा है कि चुनाव आने तक आप अपनी भूल सुधार कर लें। यस। भूल सुधार कर लेंगे तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। न हमें मतलब सवर्ण समाज को न भाजपा से दिक्कत है, न मोदी से दिक्कत है, किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप इसी लाइन पे चलना चाहते हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि सवर्ण तो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पे आपको वास्तव वोट देगा ही, तो उसके सामने दो विकल्प बचते हैं, या तो वो धर्म बचा ले, या अपने बच्चों का और खुद का भविष्य बचा ले। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है, सवर्ण भी इंसान है, वो कोई भगवान तो है नहीं। तो वो धर्म से पहले खुद को बचाएगा, वो अपने बच्चों का भविष्य बचाएगा। और इसलिए अगर ये चला, तो इसमें आप निश्चित मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों का समर्थन नहीं मिलेगा। अब मैं इसकी पॉलिटिकल व्याख्या करता हूं। सब सरकारें 1-2% वोट पे बनती बिगड़ती, कुल इतना ही दम है। अब अगर मान लीजिएगा कि सारे सवर्ण को समझ में नहीं आए, वो सोचे नहीं छोड़ो यार, अब वाजपेयी इज बेटर, लेकिन जो 5-7% सवर्ण को भी अगर ये आक्रोश रहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा? 5-7 वोट तो इधर से उधर परसेंटेज में तो सारी सरकारें उल्टी हो जाएंगी। दूसरा क्या है कि ये जो आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये सवर्ण समाज का आंदोलन है। समाज का आंदोलन इसमें है। दादा भी सम्मिलित है, नाना भी सम्मिलित है, इसमें पोता बेटी भी, भी पोती भी। सम्मिलित है, बेटा भी सम्मिलित है, नाती पोते पोतियां भी सम्मिलित हैं। ये समाज को अपने लगने लगा है कि भाई हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हाँ। जैसे ये जब लोग कहते थे कि भाई अगर यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होगी तो हम ही नहीं बचेंगे, तो हम ही नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसे ही सवर्ण समाज को ये लग रहा है कि अगर इसी पर सरकार नहीं अपना मतलब कोर्स, मिड कोर्स करेक्शन करती है, तो फिर हम तो मतलब हम खुद ही नहीं बचेंगे, तो धर्म का हम क्या करेंगे? तो अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मेरा ये मानना है कि अगर 5 से 10% लोगों ने भी ये तय कर लिया कि हम भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे, तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। तो क्या मेरा ये बीजेपी ये समझ मानना नहीं पा रही है? बीजेपी क्या मूड भांप नहीं पा रही है? ऐसा क्यों जानबूझ के कर रही है? क्या उसे सत्ता नहीं चाहिए? है। ऐसा होता है अनिल जी कि राजनीति है ना, ये राजनीति बहुत गंदी है। तो इसमें सब अपने अपने आंकड़े लगाते हैं। अब आप भाजपा की पूछ रहे हैं, मैं आपसे कांग्रेस की बात पूछ रहा हूँ। कांग्रेस को क्या फायदा होता है जो कांग्रेस की नीतियां हैं उससे? भाई कांग्रेस जिन नीतियों को लेके चल रही है उससे हर प्रदेश में बाहर हो रही है, फिर भी कांग्रेस उन्हीं नीतियों पे चल रही है, क्यों?
तो ये जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है उसकी अपनी समझ है और उसकी अपनी, ये कहना चाहिए कि बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, कि मान लीजिए आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप अति पिछड़ी जाति हैं, आप पिछड़ी जाति हैं, तो आपकी अपनी अवधारणाएं, आपकी अपनी प्रेजुडिसेस और बायसेस भी आप में रहती हैं, क्योंकि आप इंसान हैं, भगवान नहीं है। तो इसलिए वो नीतियों पे चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा होगा 2024 के चुनाव के बाद यूपी में कि भाई अगर SC ST OBC के लिए हम नहीं करेंगे तो शायद हम ना लें, और ये तो अपर कास्ट वाले तो कहीं जाएंगे नहीं, इनको तो हार थकार के हमको ही वोट देना पड़ेगा, क्योंकि तो कांग्रेस को वोट देंगे नहीं, दूसरी दलों को देंगे नहीं। तो वो जो सोच के चलते इन लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की। प्लस जैसा मैंने आपसे कहा कि जब देश ही जाति पर चल रहा है, देश ही जाति की राजनीति पर चल रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की समझ भी उतनी ही संकुचित हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते। लेकिन जब उन्होंने देखा बांकीपुर में गलत हो गया, जब उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन गलत हो गया, और अगर आने वाले दूसरे पंचायत और बाई इलेक्शन भी हो गए, देखिए सवर्ण समाज का क्या फर्क है, सवर्ण समाज 90% वाला है, -40% वाला नहीं है। मतलब कहने का यह है कि उसे अपनी बुद्धि पर, अपनी योग्यता पर भरोसा है, और उसे ये मालूम है कि आपको कब क्या एक्शन लेना है। अगर आप इनका ये यहाँ पे मान लीजिए आंदोलन फेल करा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं भाई आंदोलन में जाने की क्या जरूरत है, चुनाव आएगा वोट नहीं डालेंगे इनको, बात खत्म। खत्म कहानी। हमें इतना लड़ने झगड़ने की जरूरत क्या है, हम बिल्कुल तो प्रजातंत्र में रहते हैं, भूखे मरे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लाठी खाएं, गोली खाएं, कोई क्यों मतलब, खाएं? क्यों मतलब कोई है, मतलब कोई नहीं है, मतलब ही वोट डालेंगे उसी में हिसाब कर देंगे। तो अभी इसीलिए इन्होंने 2 दिन पहले यूजीसी पे कहा कि नहीं हम वो रिकंसिडर कर रहे हैं, क्या होगा तो नहीं बता सकते लेकिन रिकंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर भाजपा कोर्स करेक्शन नहीं करती है तो भाजपा के लिए सत्ता में आना मुश्किल होगा। केंद्र में तो आप भूल ही जाइए, राज्यों में मैं सिर्फ यूपी का नहीं कहूंगा, क्योंकि यूपी के बारे में सवर्ण समाज की ये अवधारणा बनी हुई है कि यूपी में योगी जी को बढ़ने से रोका जा रहा है। यस, अभी यूपी सवाल मैं ले लेने वाला था इसी पे, है इसी पे सवाल लेने वाला नहीं, था मैं। अच्छा अच्छा, नहीं, तो सवर्णों को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को रोका जा रहा है। अभी वो उनके गवर्नर के भाषण आए गोरखपुर, वहां पे गई, सब तरह की जो बातें चल रही हैं, तो इसलिए लोग योगी को नहीं हराएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि योगी को हराने के लिए ये है तो वो योगी। लेकिन आप दूसरे राज्यों में निश्चित समझिए कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर ये ही कानून रहते हैं तो लोकसभा तो आप भूल ही जाइए, लोकसभा तो आप भूल ही जाइए, और अगर ये लीडरशिप रहती है, जी, दोनों बातें मेरा होती है ना। जी, जी। जी मेरा एक सवाल ये था सर कि बीजेपी कह सकते हैं कि एक तरीके से डर गई है, वो इस बात से 2024 चुनाव में विपक्ष ने अमित शाह के एक वीडियो एडिट करके चलाया था। जब ये लोग हम्म 400 पार कर देते थे, तब ये वीडियो चलाया गया और उसमें ये दावा किया गया था कि बीजेपी संविधान बदलने, आरक्षण हटाने की बात कर रही है अगर सत्ता में आ गई तो। जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा घट गई। तो क्या नहीं बीजेपी नहीं उस षड्यंत्र से डर गई, ये बात मान ली जाए? उसका ये पुख्ता नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकली, देखिए मैं तो जमीन एनालिसिस करता हूँ हर चुनाव से पहले, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि उसकी वजह से बीजेपी डरी या उसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। उड़ीसा में तो नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश में तो नहीं हुआ। ये वीडियो वायरल हुआ और था कि नहीं? नहीं, वीडियो वायरल होने का नहीं है। देखिए यूपी में हार का जो मुख्य कारण था, जहां से इनको सबसे बड़ा सेटबैक है, वो ये था कि एक इनके पूर्व अध्यक्ष का ये बयान कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। तो एबीवीपी आरएसएस की है, बजरंग दल आरएसएस का है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का, ठीक है। और तीनों ही सवर्ण समाज, आपको मालूम है तीनों ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन सवर्ण समाज का है। जी। तो इन लोगों ने कहा भाई जब जरूरत नहीं है तो लड़ने दो, अपने घर बैठ गए, वो खिलाफ नहीं गए,
लेकिन घर बैठे। जी। दूसरा क्या हुआ कि मायावती चुनाव नहीं लड़ी ढंग से। उनको 19.5-20% लोकसभा में वोट आते थे, 2024 में 9.5% आए। क्यों? और उसके बाद क्या हुआ कि जो उनका भतीजा था आकाश, आनंद आप प्रकाश या आनंद आकाश कुछ ऐसे ना, आकाश आनंद, उसने आकाश क्या आनंद। किया कि हर भाषण जगह जगह दिए कि सपा जो है वो भाजपा से बेहतर है हमारे लिए। जब तक मायावती को ये खबर गई, डैमेज हो चुका था। हालांकि मायावती जी ने उसको हटा भी दिया, उसको पार्टी से भी निकाला, कोऑर्डिनेटर सब हटाया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। और जो 10% का वोट था वो मायावती से खिसक कर अखिलेश के पास चला गया। भाजपा का वोट नहीं उतना कम हुआ, भाजपा की परसेंटेज ऑफ वोट उतनी है, लेकिन अखिलेश का प्लस कांग्रेस का मिलकर के वो बराबरी पर आ गए, ज्यादा नहीं है, हम्म। बराबर हैं, और इसीलिए उनकी सीटें बराबर हैं। अगर वो 10% वोट अखिलेश की तरफ शिफ्ट नहीं होता मायावती का, तो रिजल्ट वही होता जो 14 और 19 का था। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि ये किसी और कारण से भाजपा हारी है। मेरा बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है, वो इस कारण से हारी है। लेकिन भाजपा को अब डर है जो मैं बता रहा हूं। देखिए यूपी में 30-35% सवर्ण है, जी। राजस्थान में भी इतने ही है, हरियाणा में भी इतनी, हरियाणा तो ज्यादा हो गए क्योंकि जाट भी सवर्ण है, जी। वेस्टर्न यूपी में भी बहुत है, बिहार में भी बहुत है। तो अब इनको ये लग रहा है कि अगर 5-7% भी हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद खिसक गए तो हम क्या करेंगे। लेकिन अभी क्या है वो असेस करें, क्योंकि इलेक्शन नहीं है ना इमीडिएटली, अभी इमीडिएटली अभी समय कोई है। चुनाव तो है नहीं। तो ये एक असेसमेंट करती है पार्टी कि भाई हम इसको कितना खींच के कितना कंसेशन दें, क्या बैलेंसिंग करें। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए जो तारीफ करने की बात नहीं है भाई, जो सवर्ण समाज 5,000 साल से टिका हुआ है अपनी पोजीशन पे, मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, सारे दूसरे राजा बन गए, समझे नहीं आप, कुर्मी भी राजा हो गए, मौर्य भी राजा हो गए, सभी राजा बने, नाई भी राजा बन गए, लेकिन फिर भी ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत बनिए तो वहीं टिके रहे ना, उनको आप अपने स्थान से नहीं हटा पाए। तो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि भाई उनकी अपनी जो एक क्षमता है, जो जो उस अपनी क्षमता पर वो काम करते हैं, उस पे उसकी वजह से वो काबिज है, अदरवाइज तो वो काबिज कैसे रहते, वो तो कभी के चले गए होते। आपने 70 साल से आरक्षण लगाया, तभी भी आप कहते हैं कि नहीं ब्राह्मणवाद खत्म करो, क्यों कह रहे हैं आप? 70 साल राज करने के बाद आरक्षण, तो मतलब कहने का है, तो इसलिए अगर भाजपा ये समझती है, भाजपा की लीडरशिप जो है वो ये समझती है, जो भी मौजूदा लीडरशिप है, जो सवर्ण लीडरशिप नहीं है, अगर वो ये समझती है कि हम ये बैलेंसिंग करके अब की बार सवर्ण, वो नहीं होगा। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों के, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भी दिमाग में चला गया है कि अगर ये कानून रहते हैं तो हम लोगों की जिंदगी बद से बदतर हर साल होती जाएगी। और इसीलिए जो भाजपा में थोड़ी बहुत जो आपके मोहन भागवत एंड कंपनी है वो भी इधर उधर की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उससे होगा नहीं। क्योंकि सवर्ण समाज कोई समझौते वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि उसको अपने बच्चों के, अपने समाज के अस्तित्व पर ही शक होने लगा है कि इस सरकार के चलते नहीं होगा। तो या तो ये कानून वापस होंगे, और दूसरी बात एक और भी है, शिक्षण संस्थाओं में एक तरफ आप कहते हैं कि जाति मिटाइए, सब समान है, और आप कॉलेज में जहाँ बच्चों के टेंडर माइंड होते हैं, जहाँ बच्चे मतलब पूरा ज्ञान भी नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को तो आप कॉलेज में इंटरव्यू आप लोग दिखाते हैं कि देश के राष्ट्रपति का ही नहीं नाम मालूम होता है। तो जिन बच्चों की मतलब सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता और जो कैपेसिटी इतनी है, अगर वो बच्चों को आप इसमें उलझा देंगे कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, तुम ये बोलोगे, हो ये गया कानून कल्याण। ये बोलोगे, तो आप मुश्किल करेंगे। उस पर जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब ने भी कहा था कि भाई एक तरफ आप जाति मिटा रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो ये दलित का छात्रावास, ये एसटी का छात्रावास, ये ओबीसी का छात्र, ये सरकार क्या कर रही है? आप खुद ही लोगों को अलग अलग जातियों में बांट के चल रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति है, तो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि आंदोलन और नो आंदोलन ये मैसेज सवर्ण समाज को घर घर में चला गया है। भले ही वो बीजेपी के साथ खड़ा हो, भले ही वो बीजेपी के सामने खुल के नहीं बोल रहा हो, भले ही उसके परिवार के बच्चे उसमें आपको नहीं दिखाई दें,
लेकिन सबके दिल में बैठा हुआ है। और ये वोटिंग के टाइम पे जैसे अभी हुआ ना, भाई बिहार में जिस पार्टी को 92,000 वोट मिले, नितिन नवीन को 97,000, सॉरी 97-98,000 वोट मिले, उस पार्टी वो 44,000 पे आ गई। मतलब एकदम 50,000, कितने 53,000 वोट गायब हो गए। आधे से जितने मिले उससे डबल से भी ज्यादा हो गए कम। ये क्या तरीका है? इसका मतलब यही है कि सवर्ण समाज जो है वो सिर्फ आपको एक मैसेज दे रहा है। आगे पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी अपनी सिस्टम है, वो उसको किस तरह से लेंगी, किस तरह से बैलेंस करेंगी, क्या स्थिति ऐसे बनेगी कि भाई लीडरशिप पे सवाल खड़े होने लगेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं चैनल्स पे, वो भी अपनी अपनी बात कह के जाते हैं। विदेशों से भी लोग बोल रहे हैं। तो कुल मिला के जो हालात बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जी यहाँ गांव में एक कहावत है, वही नवलखा हार और वही राजा नील और वही अर्जुन का गांडीव और वही भील। जी मतलब समय का जो चक्र है वो राजा नील को वो जो उसका नौलखा हार जो है वो खूंटी ही निगल गई, और जो अर्जुन का इतना गांडीव था वो भीलों से हार गया, सारी गोपिकाओं को भील उठा के ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि समय बलवान होता है। तो समय का चक्र हम अगर मान लो आता है तो कल क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन आज की डेट में पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि सवर्ण समाज भाजपा से नाराज है, आक्रोशित है, लेकिन अभी वो दूसरी पार्टियों की तरफ उसका रुख नहीं है। अभी वो एक मैसेज देना चाहता है। हो सकता है पंचायत चुनाव में भी दे, क्योंकि उससे सरकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपचुनाव में दे, एक दो लोकसभा की सीट का भी उपचुनाव आएंगे उसमें दे। लेकिन अगर उसको ये लगा कि नहीं, ये सरकार इसी विषमता के साथ आगे बढ़ना चाहती है जो न उनके समाज के हित में, न राष्ट्र के हित में, न हिंदू धर्म के हित में है, जी तो वो स्थिति जो बनेगी, उस स्थिति में तो फिर मतलब अगर वही रहती, अब आगे क्या होगा, वो पार्टी क्या करेगी, भाजपा उस पर निर्भर करेगा कि आगे की नहीं, राजनीति एक क्या होगी। एक सवाल एक सवाल ये है सर, अभी आप यूपी का ज़िक्र कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी का ज़िक्र कर रहे थे। जब यूजीसी जी आया था तभी ये मैसेज सेपरेट हो गया था, फैल गया था कि जो है ये 2027 चुनाव को योगी जी को हटाने के लिए, योगी जी को डंड करने के लिए इस तरीके के माहौल बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर संभाल लिया जाएगा। योगी जी को हटा नहीं पा रहे, इस वजह से ऐसे माहौल बना रहा ताकि इसका परिणाम चुनाव में आए। तो ऐसे आरोप लग रहे थे। इसमें क्या सच है और क्या प्रोपेगेंडा है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। नहीं, मैं यूजीसी का जो कानून लाए वो योगी जी से लिमिटेड नहीं था, वो तो पूरे देश में इम्पैक्ट है। हाँ, वो तो सबको पता वो है तो केंद्र सरकार भाजपा को लाई। बिहार में, उसको उनको पहला झटका तो बिहार में लगा ना, खुद उनके अध्यक्ष की खाली की हुई सीट पर। लेकिन योगी जी के खिलाफ बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। जी, और अभी जो लेटेस्ट है, जो आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जो भाषण दिया और जो उनका जी, वीडियो वायरल हुआ, तो उसको देख के तो स्पष्ट लगता है, कभी कोई गवर्नर अपनी सरकार की इस तरह अपने ही और वो तो कह रही हैं कि यहाँ तो मुख्यमंत्री का घर है जब ये हाल है। तो मतलब लोगों को ये लगने लगा कि भाई वो गुजरात की हैं, मोदी जी के साथ रही हैं, अब वो बातें चल रही हैं तो इस समय वो इस विषय को उठा रही हैं। तो उससे ये लोगों में एक, और तरह तरह बीच बीच में इस तरह की खबरें आती हैं, तो तो लोगों क्या को, बीजेपी सीएम कैंडिडेट चेंज करेगी? अगर हो सकता है ऐसा, क्या करने वाली है? देखिए, हम तो आपको पॉलिटिकली आज बता देते हैं, जी, अगर योगी नहीं है भाजपा में तो हुँ, भाजपा देश में नहीं है। हम उत्तर प्रदेश यस, की बात ही नहीं कर रहे हैं। बस आज जो योगी जी का जो बन गया है पोजीशन, वो ये है पूरे कि देश में लाइक किए जाते हैं योगी जी। अगर योगी भाजपा में नहीं है तो भाजपा देश में नहीं है, कहीं नहीं जीत सकती, कहीं नहीं जीत सकती। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि हिंदुओं को अपने धर्म को लेकर के, चाहे वो दलित हों, चाहे वो दूसरे जाति के लोग हों, उनको योगी में ही दिखता है कि योगी ही एक ऐसे इस समय नेता हैं, राजनीतिक नेता, जो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं।
जो सबका साथ सबका विकास और वहाँ ये यहाँ वो और ये वो वो मतलब बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेंगे। क्लियर और है। इसीलिए योगी जी के का लेकर के एक नैरेटिव पूरे देश में बनता जा रहा है, और खास तौर से आप साउथ छोड़ दें तो जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें तो सबको ये लगने लगा है। बल्कि बंगाल में जब चुनाव थे तो खुद शुवेंदु अधिकारी कहते थे कि हम जीते तो योगी जी की तरह सरकार चलाएंगे। तो मतलब योगी जी अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं, अपने आप में एक पर्सनैलिटी बन चुकी है, और वो इस समय भारत के एक सांस्कृतिक विरासत के, आप कह सकते हैं, पुरोधा बन चुके हैं। तो उनको तो अगर ये सोचते हैं तो मतलब फिर तो आप तय ही मानिए कि कुछ भी फिर पैर कुछ में नहीं कुल्हाड़ी बनेगा। मारने जैसा होगा। जी, 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 जी। वो बन गया है ना एक नैरेटिव, इतना आसान नहीं है अब। आप दूसरों को बदल सकते हैं, लेकिन योगी जी की जो स्थिति बन गई, योगी जी को तो अब लोग अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। मैं मैं अगला सवाल वही लेने जा रहा था जी, कि जी, अगर जी। योगी जी पे छोटे-छोटे हमले करेंगे, तो योगी जी छोटे-छोटे से बहुत बड़े हो जाएँगे। नहीं, नहीं, देखिए योगी जी इन हमलों से बड़े नहीं हो रहे हैं। योगी जी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी जो उनकी राजनीति है और उनकी जो मेहनत करते हैं, काम करने का ढंग है, उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, हिंदुत्व के प्रति जो उनका कमिटमेंट है, वो उसकी वजह से बड़े हो रहे हैं। और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस सबको दिखाने की। जैसे सीए हुआ, तो यहाँ तो शाहीन बाग में 2 महीने तक लोगों के नाक में दम हो गया, जीना हराम हो गया। और उत्तर प्रदेश में एक शाहीन बाग लगाने की कोशिश की तो आपको मालूम है क्या हुआ था। तो कोई भी जैसे जैसे बीच में घटनाएं होती हैं, वहां महिलाएं कहती हैं, जिस तरह से माफिया को उन्होंने नेस्तनाबूद किया, जिस तरह से वहां पे जितने भी अपराधियों के साथ काम हो रहा है, उनको सजाएं दी जा रही हैं, वो छोड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, कमल हुआ, गिरफ्तार हो रहे कांगेर हैं। हुआ, आपका आई लव जी, मोहम्मद का कैंपेन हुआ। जी, तो इसलिए ये योगी जी को लोग ये देखते हैं कि भाई हम भारतीय हैं, और कोई कुछ भी कहे, भारत समाज माने हिंदू, भारत यस, देश ही हिंदू है। अगर आप यस, 2000 पीछे जाएंगे, साल पीछे जाएंगे, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं सिवा हिंदुत्व के। तो यस। इसलिए जो भारत की विरासत है, और भारत के जब टुकड़े हुए तो इसीलिए हुए ना कि भाई ये हिंदुओं के पास रहेगा। तो जो भारत की विरासत है, जो संस्कृति है, जो सनातन है, उस सब के बैकग्राउंड में लोग आज की तारीख में ये समझते हैं कि नंबर 1 पर आज योगी जी हैं। मोदी जी अच्छे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में नाम कर रहे हैं, लेकिन जब देश और धर्म के बीच में टकराव की स्थिति बनेगी, तो फिर मोदी जी योगी जी के सामने नहीं टिक पाएंगे। या तो वो मतलब उनको उसी रंग रूप में चलना होगा, और अदरवाइज तो अब राजनीति क्या रंग लाएगी, जो मैंने आपको अभी सुनाया कि भाई वही अर्जुन और वही भील। तो आप आज की तारीख में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी जी बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, इसीलिए अभी उन्होंने तुरंत पार्लियामेंट में कहलवा दिया, जब भीड़ देख ली कि भाई ये तो रुकने वाला मामला नहीं है। और उन्होंने सोचा था शायद इतना लंबा ना खींचे, लेकिन उनको शायद कोई ये बात भी समझा दे कि ये सवर्ण आंदोलन अदृश्य होकर भी चलेगा, क्योंकि हुँ, ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है। भाई आपके दिमाग में बैठ गई ना कि जो मुसलमान है वो आपको नहीं मानता है, आप उसको कितना ही कुछ कर दो, उसके लिए देश नहीं पहले धर्म है, ये आपके दिमाग में बैठ गया। यस। तो फिर कोई कितना ही अच्छा मुसलमान कोशिश भी करे को तो आपको डाउट रहता है। ऐसे ही सवर्ण समाज के 5 साल के बच्चे से लेके और 90 साल के दादा दादी तक ये दिमाग में बैठ गया है कि ये मौजूदा सरकार की नीतियां सवर्ण समाज को खत्म करने के लिए, उसको विपदा में डालने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, और उसके साथ ही देश को, धर्म को कमजोर करने के लिए ये की जा रही है। तो वो निकलेंगे नहीं जब तक आप रोल बैक नहीं करेंगे और कानूनों में सुधार नहीं करेंगे, ये निश्चित है। मतलब लोग लोग ये कह रहे हैं कि आप कॉकरोचों की बात मान लिए, आपने किसान आंदोलन में किसानों की बात मान लिए, उन लोगों ने अराजकता करी, उन लोगों ने देश के खिलाफ नारेबाजी करी, देश के खिलाफ सारी बातें कही, तो आप उनके सामने झुक गए। तो हम तो शालीनता के साथ, हम तो विनम्रता के साथ अपनी बात रख रहे हैं, हमें वो भी रखने नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी बड़ा सवाल यहाँ हो जाता है सर कि ऐसा
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें समझ में तो आ रहा है कि कुछ चीजें चल रही हैं हमारे खिलाफ, तो वो जानबूझ के तो ऐसा करेंगे नहीं, उसके पीछे भी उनकी कुछ अपनी प्लानिंग होगी। नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अब लोग कह रहे हैं भाई कि ये कॉकरोच पार्टी की वजह से इसका इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का। मैंने तब भी एक चैनल पे न्यूज़ में कहा था कि नहीं, ये आंदोलन को बढ़ाया गया और इसी की आड़ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए जाना था, इसलिए ये सारा बीजेपी का खेल था। क्योंकि अगर आप यूजीसी रेगुलेशन में सुधार करेंगे और इसी मंत्री से करवाएंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा, मंत्री की बेइज्जती होगी, तो आपको मंत्री बदलना है। आप मंत्री अगर बदलेंगे तो एससी एसटी ओबीसी कहेंगे सरकार डर गई, बदल दिया। तो आपने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, वो आंदोलन सा बनाया जिसमें आपने कॉकरोच को जाकर के परमिशन दे दी। भाई जब ये कॉकरोच टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन था तो दिल्ली पुलिस ने वहां जाके एयरपोर्ट पे क्यों परमिशन दी? फिर जी। आपने यहाँ इनको खूब चलने दिया, आपने इनको आगे संसद पर मार्च भी करने दिया, फिर आपने इन पे लाठियां बरसाई और सब बरसाया, तो एक हवा खड़ा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे बीजेपी तो यही चाहती थी, ये सारा जो कांड था वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेने के लिए ही था, ताकि धर्मेंद्र प्रधान की भी इज्जत बचे, सरकार की भी इज्जत बचे, और जिन ग्रुप्स के लिए इन्होंने इसको ये कानून बनाया था उनको भी ये लगे भाई अब इसमें क्या करें, वो तो जाना ही पड़ेगा। अब नए आ गए हैं शिक्षा मंत्री, तो अब उन्होंने नए एफिडेविट में कह दिया कि हम विचार कर रहे हैं, अभी तक तो कहा नहीं कि विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो जब से स्टे हुआ तब से सुनवाई चल रही है। तो राजनीति को समझना पड़ता है, तो मोदी जी समझते थे लेकिन उनका तरीका अलग है। तो हो सकता है अब उसने कह दिया आज के नहीं साहब, क्या होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन विचार हो रहा है। फिर पता लगा साहब हमने तो यूजीसी एक्ट ही खत्म कर दिया, उसकी जगह हम नया एक्ट लेके आएंगे। मतलब किसी भी रूप में, लेकिन अगर मैं समझता हूं कि मोदी जी ने इतनी बड़ी राजनीति की है तो वो सब समझ रहे होंगे, उनका भी अपना एक क्या कहने कैलेंडर होगा, उनको कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे असेस करना है। लेकिन अगर भाजपा को सत्ता में आना है तो ये कानूनों को आपको इनमें बदलाव करना हटाना है, पड़ेगा, ये हटाना निश्चित। पड़ेगा। जी।